हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जे.आर. ऑफ द बिगिनिंग। आज की इस वीडियो में देखें कार्टोग्राफी 9th यूनिट का जो टॉपिक है। ठीक है, मैंने रिमोट सेंसिंग ऑलरेडी करा दिया है, वो वीडियो जाके देख सकते हो। कार्टोग्राफी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें प्रोजेक्शन आ गए, इंस्ट्रूमेंट आ गए और बाकी जो मैपिंग के क्वेश्चन बनते हैं, डिसिमेट्रिक सिमेट्रिक मैप किस टाइप में, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, सारी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे आते हैं प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखने हैं, इसकी प्रोसेस वगैरह जितना बता रहा हूँ ना उतना एक बार ध्यान रख लेना, सीख बाद में ले सकते हो आप। ठीक है, एक ट्राइपॉड होगा ऐसा, ठीक है, जिस पे एक प्लेन टेबल। ठीक है, ध्यान है, ओके। फिर आती है एलिडेड। ये एक इसमें हॉर्स एयर होता है, जिसे हम स्ट्रेट लाइन देखने के लिए यूज़ करते हैं कि स्ट्रेट लाइन सर्वे के दौरान। ठीक है, साइटिंग डिवाइस है रूलर की तरह, जैसे स्केल नहीं होता रूलर, उसकी तरह। जस्ट इसमें एक ऐसी यहाँ पे हॉर्स एयर है, दूसरी तरफ देखते हैं ताकि वो सेम दिखे स्ट्रेट लाइन के लिए। ओके, एलिडेड। इसी तरह एक एस्ट्रोलोब है, मैंने थॉट में कराया था, बताओ किसने खोज की थी एस्ट्रोलोब की। ठीक है, उसके बाद आता है स्पिरिट लेवल। कोई भी चीज़ है लेवल में है कि ये ट्राइपॉड हमने लगाया है, ये टेबल इसके लेवल में है या नहीं है, इसके लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा एक वाटर, इसमें मरकरी है। ठीक है, इसमें एक डॉट होगी वाटर की, कि वो अगर सेंटर में आ गई ना, मतलब ये पूरे टेबल है ना, वो लेवल में है। अगर ये लेवल में नहीं होगा, मान लो हॉरिजॉन्टली ये टेबल है, लेवल में नहीं है, तो जो A3 सीट पे जो हमारा प्लॉटिंग होगी ना, नक्शा बनेगा, वो अच्छे से नहीं बनेगा। इसलिए सेकेंड इंस्ट्रूमेंट स्पिरिट लेवल का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या आता है ट्रफ कंपास, मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ की कोई प्लॉट है तो उसमें हम मैग्नेटिक नॉर्थ भी तो देखेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है इस प्लॉट की। ठीक है, ये जो प्लेन टेबल है ना, वो स्मॉल स्केल के सर्वे के लिए यूज़ होता है, प्रॉपर्टी के लिए, बाउंड्रीज़ के लिए। ठीक है, ये इनके लिए दो चीज़ें मैंने बताई। एलिडेड इसमें याद कर लेना, स्पिरिट लेवल इसमें हॉर्स एयर होता है, ये भी याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद ट्रफ कंपास बता दिया, प्लम्बिंग कॉर्क, ये जो मिस्त्री यूज़ करते हैं चिनाई के टाइम, ये ऐसे लट्टू के टाइप में होता है, सेंटर करने के लिए टेबल को। ठीक है, ग्राउंड पे। इतना याद कर लेना। इसमें याद करने वाली चीज़ें मैंने बता दी, एलिडेड होगा और स्पिरिट लेवल जो आपको याद नहीं रहेगा। ट्रफ कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ के लिए, इतना याद कर लेना। उसके बाद इनके मेथड आते हैं, किस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पहले रेडिएशन मेथड यूज़ किसके लिए होता है ये समझ लो, बाकी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। जिसमें सारे पॉइंट विजिबल हो एक प्लेस से। ठीक है, इंटरसेक्शन मेथड कब यूज़ करेंगे, जब कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे पॉइंट्स एक्सेसिबल नहीं है, कि हम कुछ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, उसके रेफरेंस में हम उस प्लॉट की मैपिंग करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी जगहें भी होती है जो एक्सेसिबल नहीं होती, उसके लिए इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। दो स्टेशन से थर्ड अननोन पॉइंट होता है ना, उसको फाइंड आउट किया जाता है कि इस एंगल से ये इतनी दूर है, तो इसकी सिचुएशन ये रही होगी प्लॉट पर। ठीक है, दो चीज़ें मैंने बता दी, स्मॉल एरिया के लिए जिसमें सारे पॉइंट विजिबल, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन जहाँ पे तीसरा पॉइंट अननोन हो। ठीक है, ट्रैवर्सिंग जिसमें एक पॉइंट दूसरे के बाद कनेक्टेड हो ऐसे। ठीक है, ये किस में होगा, रोड और रेलवे में। ट्रैवर्सिंग मेथड किस में है, रोड, जो लीनियर चीज़ें होंगी ना, रोड हो गया। ठीक है, इसमें एक के बाद दूसरा पॉइंट, एक के बाद तीसरा पॉइंट ऐसे होगा ना, तो उसमें ट्रैवर्सिंग यूज़ होगा। इतना याद कर लिया। ठीक है, मैंने क्या बताया, रेडिएशन जिसमें सारे पॉइंट विजिबल है। ठीक है, स्मॉल एरिया के लिए। इंटरसेक्शन जहाँ पे तीसरा पॉइंट अननोन हो। ट्रैवर्सिंग में लीनियर चीज़ें, एक के पॉइंट दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट ऐसे हो। ठीक है, फिर आता है रीसेक्शन, जिसमें एक अननोन पॉइंट लोकेट होता है। ठीक है, जो जो की सर्वे कर है ना, उसकी पोजीशन अननोन हो तो उसको बोलेंगे रीसेक्शन। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद रटने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ ना उतना है। अगर आपको कुछ बैरोमीटर का पता है, एयर प्रेशर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको ने नया सुना है, बस वो लिख लेना। मैं इसके साथ बताता जाऊँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर, जैसे मीन सी लेवल प्रेशर कितना है, 1013 मिलीबार।
ठीक है। उसी तरह ये बैरोमीटर किसी जगह पे है हम, तो वहाँ का एयर प्रेशर बताएगा बैरोमीटर, समझ गए। बैरोमीटर एयर प्रेशर के लिए। रेन गोज है कि बारिश हुई है कितने इंच हुई है, तो नॉर्मल कोई मशीन नहीं है, एक जस्ट ऐसा बीकर होगा, उसमें जितनी बारिश हुई है इकट्ठी होती जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि कितने इंच बारिश हुई है। अगर स्नो आए तो स्नो गोज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ट्रकों के ऊपर लगा हुआ, आपने इस टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। तो जब ये रोटेट करता है ना, तो वो विंड स्पीड कैलकुलेट करता है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करता है? विंड स्पीड। इससे क्या है कि ये जैसे रोटेट करेगा, नीचे इसके जनरेटर लगा हुआ है, वो विंड स्पीड बताएगा। उसके बाद आता है ब्यूफोर्ड स्केल, ये भी विंड स्केल का ही एक मीटर है। इसमें याद करने वाली क्या है कि ऐसे कई बार ना जून वाले जो एक पेपर हुआ था उसमें आए थे कि इसके लिए कितना जो नंबर है, अगर 4 डंडे दे दिए इसके साथ 6 दे दिए, तो ये किसका साइन है? जो 6 वाला वो याद कर लेना, 12 नंबर है, ब्यूफोर्ड नंबर हरिकेन के लिए है, इतना याद कर लेना। स्पीड 72 माइल्स पर आवर है, ठीक है। मैंने हरिकेन के लिए स्केल बताया था, सिम्पसन। टॉर्नेडो के लिए फुजीटो स्केल लिख लेना, एग्ज़ाम में कई बार आता है। फुजीटो सिम्पसन स्केल टॉर्नेडो के लिए है और सिम्पसन है हरिकेन के लिए, और ये इसमें 6 डंडे ऐसे होंगे, ठीक है। इसकी साइज़ याद कर लेना। उसके जो हाफ है ना, 5.5, वो है स्टॉर्म के लिए, ठीक है। ब्यूफोर्ड याद कर लेना कैसा है, एनीमोमीटर विंड स्पीड के लिए, दोनों ही है, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज मत होना, हाइग्रो डिफरेंस बता देता हूँ। हाइड्रो डी फॉर डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए। अगर कोई भी लिक्विड है, ठीक है, जैसे वो कम डेंस है तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा नीचे तक डूब जाएगा। अगर ये ज़्यादा डेंस है तो ये ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा। तो इससे हम डेंसिटी मेजर करते हैं लिक्विड की। हाइड्रोमीटर डी फॉर डेंसिटी, याद हो गया ना। उसके बाद आता है हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, ठीक है। 100 एक स्केल है जहाँ तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जा सकती है, परसेंटेज में होती है। उसके बाद आती है स्पेसिफिक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करती है, क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन में बताया। अगर आपको याद नहीं आ रहा, एक बार मैं कहूँगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि इनका स्केल क्या है और ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेट एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर आता है, ये भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, ठीक है। इसमें एक वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, एक ड्राई बल्ब, ठीक है। जो इवेपोरेशन फ्रॉम वेट बल्ब कोजेज टेम्परेचर रीडिंग टू ड्रॉप, ठीक है। ये ड्राई और वेट बल्ब का ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद क्लिनोमीटर, ये इसमें अगर याद नहीं हो रहा ना कि कैसे ये वेरी करता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर तो मैंने बता दिया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, वेट एंड ड्राई बल्ब रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, इतना ही आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है क्लिनोमीटर, एंगल ऑफ स्लोप। जो हमारी रॉक्स है वो फोल्डेड हैं, ठीक है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, तो उनका एंगल जानने के लिए कि किस एंगल पे है, तो एक प्लेन ये हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया, इसके मुकाबले में अगर रॉक का स्ट्रक्चर ऐसा है तो वो कितना एंगल है, डिप और स्ट्राइक एंगल कितना है, तो उसको हम क्लिनोमीटर से जानते हैं। ये बंदूक दिख रही है ना, ये क्लिनोमीटर है, ओके। फिर आता है थियोडोलाइट। आपने प्लॉट वगैरह मेजर करने में देखा होगा, कई ज्योग्राफी डिपार्टमेंट्स में भी ये पर दिखाया नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ देख लो, वहाँ तो फिर भी नहीं कराएंगे आपको क्योंकि आता नहीं उनको। इसे मेजर करते हैं डिस्टेंस। इसमें एक ना प्रिज्म टाइप में एक शीशा होगा, दूसरी तरफ रोड में, एक तरफ ये इंस्ट्रूमेंट होगा, यहाँ से रेज जाएगी, इस पर टकराएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई ना, ठीक है। इसी तरह हम इसकी वर्टिकल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी वर्टिकल डिस्टेंस है ऊपर से नीचे तक इस रोड की, ठीक है, हो गया। इससे हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं ना। तो क्या काम हो गया, डिस्टेंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंगल, तीनों काम हो जाएंगे थियोडोलाइट से, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट है ज्योग्राफी का ही है, ठीक है।
जो चेन टेप सर्वे हो गए उनका यूज़ कम हो गया, थियोडोलाइट का आजकल यूज़ होता है। फिर आता है एल्टीमीटर। हमारा जो मीन सी लेवल है, ठीक है, वो चेन्नई पे है। अगर मैं हैदराबाद में हूँ, दिल्ली में हूँ, तो उस हैदराबाद की हाइट मान लो कम है, ठीक है। अगर कोई शिमला में है तो उसको मीन सी लेवल से हाइट पता करनी है, दिल्ली वाले को करनी है, तो वो एल्टीमीटर का यूज़ करता है। एल्टीमीटर हाइट मेजर करने के लिए कि कितनी मीन सी लेवल के मुकाबले अपनी हाइट है, 200 मीटर है, 300 मीटर है, 500 मीटर है, ये सब मेज़र किया जाता है एल्टीमीटर से। इम्पोर्टेंट बाकी चलो आपने गो थ्रू कर लिए, इन दोनों को याद रख लेना। पेंटोग्राफ, प्लेनीमीटर होता क्या है बताता हूँ। इनलार्जमेंट और रिडक्शन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है कि मैप लार्ज स्केल पे बना है, इसको हमको स्मॉल स्केल पे बनाना है, तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है ना पेंटोग्राफ, इसके कई मेथड भी हैं। ट्रेंगुलर मेथड, ठीक है, कि यहाँ पे स्मॉल स्केल पे था, यहाँ लार्ज स्केल पे करना है, ठीक है। फिर आता है स्क्वायर मेथड, इसमें ऐसे डब्बे से डब्बे बने होंगे, तो अगर 1 सेंटीमीटर का डब्बा है तो उस सेंटीमीटर को हम 2 पे कर देंगे तो इनलार्जमेंट डबल हो जाएगा। ओके, ये होता है स्क्वायर वाला मेथड, ये है। और ये है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। पेंटोग्राफ इनलार्जमेंट और रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर ये स्मॉल स्केल मैप है मान ले तो इसको लार्ज स्केल भी कर सकते हैं। फिर आता है प्लेनीमीटर। मैप में आपने कुछ बाउंड्री देखी होगी, टोपोग्राफिकल शीट कभी यूज़ किया ना, तो देखोगे कि ऐसे ऐसे कुछ बाउंड्री बनी होती है। हमको अगर उस एरिया का उस जगह का एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज आता है प्लेनीमीटर। मीटर, मीटर से याद कर लेना कि मेज़र कर रहे हैं। एम फॉर मीटर, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो। पेंटोग्राफ, प्लेनीमीटर। ग्राफ मतलब उसको ग्राफिकल इनलार्ज और रिडक्स कर रहे हैं, ठीक है। प्लेनीमीटर एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। एम फॉर मीटर, मीटर मेजर, ठीक है, एरिया मेजर करना है। फिर आता है ओपिजोमीटर, जहाँ पे हम धागा का यूज़ करके वो स्ट्रीम की लेंथ मापते हैं ना, उसकी जगह ओपिजोमीटर यूज़ होता है, ठीक है, कि स्ट्रीम की लेंथ कितनी है और रिवर की लेंथ कितनी है और ड्रेनेज डेंसिटी कितनी है, वो इसी से मेज़र की जाती हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि इसको हम ऐसे ऐसे रिवर की स्ट्रीम पे चलाएंगे तो ये लेंथ कैलकुलेट करता जाएगा, डिस्टेंस कितनी है स्ट्रीम की, ये हम ओपिजोमीटर से पता करते हैं, ठीक है। इसको रोटामीटर भी कहते हैं, याद कर लेना। ओपिजोमीटर मैंने अब तक क्या प्लेनीमीटर बताया, पेंटोग्राफ बताया, एल्टीमीटर बता दिया, बताया ना। थियोडोलाइट, एल्टीमीटर हाइट मीन सी लेवल से, क्लिनोमीटर एंगल, वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है। बैरोमीटर बताना, बैरोमीटर किसके लिए अभी याद नहीं रहेगा, बैरोमीटर लिख के बताना कि किसके लिए बताया था मैंने, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास नेविगेशन के लिए कि रेफरेंस में कि इस एंगल पे ये चीज़ है, इसके रेफरेंस में नेविगेशन में यूज़ होता है, इतना याद कर लेना, ठीक है। अब आ गए स्केल पे। हाँ, स्केल से पहले मैं आपको कहूँगा कुछ आपने सैम्पलिंग का नाम सुना होगा, ठीक है। अगर सैम्पलिंग से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है। क्या याद करना है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रक्चर्ड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। अगर आपको ये मेरे बोलने से कुछ रिवाइज हो रहा है तो ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को लग रहा है कि क्या मतलब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग क्या है, क्वेश्चन आ सकता है दोनों पेपर में से किसी में भी, एक बार जाके रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी अगर यहाँ कराने लग गया तो। रैंडम नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है, ठीक है, उसमें कोटा, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रक्चर्ड सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के टाइप अलग अलग, आराम से 2 नंबर बन जाएंगे। एक बार जाके 5 मिनट भी देख लोगे ना तो याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर होता है स्केल, एक है ग्राफिकल स्केल, एक है जो हम बोल के बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। फिर आता है एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्केल होता है, ठीक है। इसमें हम स्मॉल जो मेजरमेंट्स है वो बताते हैं। इधर तो हमने के 1 सेंटीमीटर ले लिया किलोमीटर में, फिर जो ये 1 सेंटीमीटर वाला पार्ट होता है ना, इसमें हम मीटर में बताते हैं कि 100 मीटर, फिर 200 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, आराम छोटे छोटे स्केल पे, और यहाँ पे हम बड़े स्केल पे बता देंगे, ओके। ये होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट इसकी स्केल के। फिर आते हैं स्केल के टाइप, स्केल के भी टाइप है। स्केल क्या है कि नॉर्मल जो अर्थ पे
ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो मैप पे कितने किलोमीटर या माइल्स को प्रेजेंट कर रहा है, यही स्केल है, रेशियो है, रेशियो बिटवीन टू डिस्टेंस, इतना याद कर लेना, स्केल इतनी है। उसके बाद याद करने वाली चीज़ है ना, वो RF है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अगर किसी को नॉर्मल आपको याद होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर याद नहीं है तो बता देता हूँ। 1 रेशियो, ये रेशियो में होगा और इधर हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अगर मैं 1 लाख लिख दूँ, ठीक है, ऐसे मान के चल लो 10 लाख लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो ये यूनिट नहीं है ना, इस साइड यूनिट है। इंडिया में यूज़ होती है मीटर स्केल, ठीक है। यूके में यूज़ होता है फीट, जो हम यूज़ करते हैं ना वो फीट, वो यूके का है, ठीक है। मैं अगर यहाँ लिख दूँ 1 इंच, तो ये इधर भी 1 लाख 10 लाख इंच के बराबर होगा। अगर मैं इधर मीटर लिख दूँ तो मीटर वाली इधर स्केल आएगी, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 लाख मीटर, कि मतलब ये RF मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए इसको ग्लोबल मापने भी बोलते हैं, समझ गए। अब क्या करना है कि इनके टाइप है स्केल के, प्लेन स्केल, कंपेरेटिव, डायगोनल। प्लेन स्केल नॉर्मल जो आपने मैप पे देखा हो, कंपेरेटिव में 2 यूनिट्स को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, या तो टाइम को कंपेयर कर दिया या पाथ को कर दिया। और एक हाँ याद रख लेना, 70 to 75 सेंटीमीटर होते हैं एक कदम में। जो नॉर्मल ह्यूमन का एक कदम होता है ना, उसमें 70 से 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर होती है, कभी आ जाए तो, और 30 इंच। अब आते हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं डायगोनल स्केल ना, उसमें माइक्रो मेजरमेंट्स को शो किया जाता है, जैसे ये मापनी आपकी, ये हो गया नॉर्मल स्केल। डायगोनल स्केल में क्या होता है, जो यहाँ पे होती है मापनी, यहाँ मैं मीटर में शो कर रहा हूँ, यहाँ पे किलोमीटर है, इससे भी छोटी मापनी मेरे को दिखानी है, वो डायगोनल स्केल में दिखाऊंगा, किस में, सेंटीमीटर में। यहाँ दिखा रहा हूँ, इस टाइप का होगा कुछ, ओके। ये माइक्रो मेजरमेंट, अगर सबसे छोटी मापनी दिखानी हो तो डायगोनल स्केल का यूज़ करेंगे, इतना याद कर लेना, ठीक है। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल आपको मैप पता ही है कि स्मॉल स्केल मैप कौन सा होगा, जो लार्ज एरिया कवर करे, इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। इसको अगर हम 1 सेंटीमीटर में दिखा देंगे, अगर यही इतने बड़े एरिया को हम 10 सेंटीमीटर में दिखाएं, ठीक है, तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल हो गया, क्योंकि ज़्यादा पेपर कवर कर रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि मील में फरलांग कितने होते हैं, 8 फरलांग, 1760 गज होते हैं, 63,360 इंच। ये याद कर लेना यार। अगर नॉर्मली अगर ये 4 वैल्यू याद करने से 2 नंबर मिल रहे हैं ना, कोई इसमें मेहनत नहीं लग रही। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, 1760 गज होते हैं, ठीक है, 63,360 इंच होते हैं। रटो कुछ भी करो, याद हो जाने चाहिए, ठीक है। बार बार बोलो, 1 मील में 8 फरलांग, 1760 गज, 63,360। इससे आप फर्दर 8 फरलांग में, 1 फरलांग में कितने गज होंगे, ये इन 8 को डिवाइड से कर दोगे, 220 आ जाएंगे। ये 1 मील वाला याद कर लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। फिर आता है 1 गज में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं, ठीक है। जो बड़े वाला स्केल होता है वो कितने, 12 इंच का, जो छोटे वाला 6 इंच का है, ठीक है। 12 इंच के स्केल में 1 फीट होता है, 30 सेंटीमीटर होते हैं। जो बताया ना, अगर किसी को याद ना हो तो लिख लेना, कोई शर्म नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा कभी। 1 फुट में 12 इंच मैंने बता दिया, 30 सेंटीमीटर होते हैं। और ये है ना यूके की मापनी, अगर इंडिया की है ना तो मीट्रिक स्केल है। फिर आते हैं प्रोजेक्शन। क्वेश्चन आना कन्फर्म है, ये नहीं पूछेगा कि बन कैसे रही है, इसकी कैलकुलेशन करके बताओ। 1 मिनट का टाइम है, कौन सी लोकेशन पे कौन सी प्रोजेक्शन यूज होती है। ये प्रोजेक्शन क्या है यार, ये ग्लोब है, इसको 2D रिप्रेजेंट करना प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स बताऊं कि प्रोजेक्शन किसके हिसाब से वेरी करती है। कोई ट्रू स्केल पे होगी, ट्रू शेप पे होगी, कोई ट्रू डायरेक्शन दिखाएगी, कोई डिस्टेंस शुद्ध दिखाएगी कि यहाँ इन दोनों के बीच में कितनी है, कोई एरिया शुद्ध दिखाएगा। अब बताओ ना, सबसे पहले सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन आती है। तो कोई भी प्रोजेक्शन है ना, ये ग्लोब हो गया, तो अगर मेरे को इक्वेटोरियल वाला एरिया दिखाना है तो उसके लिए सिलेंड्रिकल, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है ना, ये इक्वेटर पे टच करेगी। कोई भी चीज़ है ना एक ही जगह स्पेसिफिकली, अगर मैं कोन बना दूँ तो कोन कहाँ टच करेगा, मिड लैटिट्यूड पे। अगर मैं जेनिथल की बात करूँ तो वो करेगा पोल्स पे, ऐसा प्लेन पेपर होगा, वो कहाँ टच कर रहा है, पोल पे। सिलेंड्रिकल इक्वेटर पर टच करेगा, ठीक है।
और कौन कहाँ पे, मिड लेटीट्यूड पे। अब आते हैं सिलेंड्रिकल, सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। इसके टाइप है सिलेंड्रिकल के, सिंपल सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया, मर्केटर प्रोजेक्शन, 3 टाइप है। सबसे पहले वाला देख लो, नाम सबसे पहले लिख दिया, इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन। उम्मीद मत रखना इक्वी डिस्टेंस कैसे है ये बताता हूँ मैं, ठीक है। पैरेलल और मेरिडियन है ना, इक्वली स्पेस स्ट्रेट लाइन है, स्क्वायर से स्क्वायर बना दिए इसने, ठीक है, सीधी सी बात है। इम्पोर्टेंट क्या होगा कि अगर स्क्वायर से हर जगह है, ये है ग्लोब ऐसा इसने करके ऐसे बना दिए, ठीक है। इतना याद रख लेना कि इसने जो लेटीट्यूड है ना उनकी लेंथ इंक्रीज कर दी है। ऑब्वियसली एरिया का शुद्ध नहीं रहेगा, ठीक है, शेप भी शुद्ध नहीं रहेगी। क्या सही रहेगा, डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो मेरिडियन है ना ये उसकी लेंथ उतनी है, उसकी घटाई नहीं है इसने, ठीक है। इसलिए इसका यूज़ कहाँ होगा, एक्सेजरेशन देख लो कि 2 गुना हो जाएगा 60 डिग्री पे, ठीक है, और 80 डिग्री पे 5.76, ये ठीक है। अगर स्केल की बात करें तो कहाँ सूद होगा, मेरिडियन के अलोंग, क्योंकि इसने मेरिडियन की जो लेंथ है ना वो उतनी रखी है, ये है। अब याद कर लेना किसके लिए यूज आएगा, जो इस टाइप की जो कोई रिवर हो गई, ठीक है, रेलवे मार्ग हो गया, या कोई ऐसी कंट्री है, चिली हो गया, जैसे चिली की लेंथ ऐसी, अर्जेंटीना हो गया, चिली अर्जेंटीना का बॉर्डर हो गया, जो मतलब मेरिडियन के अलोंग ऐसे चल रही है, ठीक है। यूएसए कनाडा का बॉर्डर ऐसा, उसके लिए नहीं, जो नॉर्थ टू साउथ है, केप टाउन टू कायरा रेल मार्ग हो गया, इसके लिए याद कर लेना। अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये ऐसी कंट्रीज हो गई, इनके बॉर्डर हो गए, ठीक है। क्या करना है, क्योंकि मेरिडियन इसका शुद्ध लेंथ उतनी है। केप टाउन टू कायरा याद करना इम्पोर्टेंट है, आएगा। और ये बताए पोल तो इतना सा है, ठीक है, इसको इक्वेटर जितना बढ़ा देगा, तो यहाँ पे बहुत एग्जेजरेशन हो जाता है। याद क्या करना, मेरिडियन पे स्केल शुद्ध होता है, इक्वेटर पे शुद्ध होता है। इक्वेटर पे कोई ऐसी है चीज़ तो उसको शो कर सकते हैं। यूज़ मैंने बता दिया किसके लिए है, कन्फ्यूज मत होना, इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन है, डिस्टेंस के लिए यूज़ की जा रही है कि डिस्टेंस एक से दूसरे पॉइंट तक, और कैसे यूज़ होते हैं, मेरिडियन के लिए। आगे बताता हूँ कि वो बाकी चीज़ें मेरिडियन पे शुद्ध क्यों नहीं होती। अब इधर देखो, इसने क्या किया है, ये है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। एक बॉक्स बना रहा हूँ इसको, अगर ये बॉक्स ऐसा है, इसको मैं ऐसे बना दिया, एरिया तो उतना ही है ना, ठीक है। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में इतना याद रख लेना कि एरिया शुद्ध रखना हमारा कोशिश है, तो लेटीट्यूड की जो स्पेसिंग है ना वो डिक्रीज़ कर जाएगी पोल की तरफ। जैसे जैसे मैं ऊपर गया, जो ये लेटीट्यूड है ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। और जो लाइट का सोर्स है ना वो सेंटर में आ रहा है सिलेंड्रिकल में, सब में, ठीक है। अब ना ये एरिया शुद्ध कैसे है वो मैंने बता दिया कि अगर ये लाइन ऐसे थी, ठीक है, इसने अगर इनकी लेंथ इक्वेटर जो पोल्स हैं इनकी लेंथ लेटीट्यूड है, इनकी लेंथ इंक्रीज की है, तो इसने क्या किया, जो मेरिडियंस थे ना उनकी लेंथ डिक्रीज कर दी। पहले मेरिडियन की लेंथ मान लो इतनी थी, अगर इसने इसको इतना बढ़ाया ना, इसने इसको इतना घटा दिया, ठीक है। इसके कारण जो एरिया है ना वो शुद्ध रहेगा। समझ गए किस लिए यूज़ होगा, सीधा आएगा। राइस, टी, कॉफ़ी प्लांटेशन, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो किससे शो कर सकते हैं, क्यों, राइस, टी, कॉफ़ी ये सब है ना ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, ये ट्रॉपिक पे इसका एरिया शुद्ध रहेगा, सबसे ज़्यादा स्केल भी शुद्ध रहेगा, ठीक है। एरिया बेस्ड डाटा, पॉपुलेशन डेंसिटी, एग्रीकल्चर डाटा शो करना, इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। 45 से नॉर्थ से 45 साउथ तक बेस्ट है इस रीजन के लिए। इसमें टी प्लांटेशन कुछ भी आए, सारे सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, जिसमें एरिया का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी शो करनी है, किससे करोगे, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया, ठीक है। क्यों करोगे, क्योंकि एरिया स्पेसिफिक होती है ना डेंसिटी पर किलोमीटर, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन मैंने बता दिया क्यों है, एक्सेजरेशन है, इसमें लेटीट्यूड की सारे 90 डिग्री पे कट करेंगे, पर जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, जैसे इक्वेटर की लेंथ एक्चुअल में थी इतनी, इसने इतनी कर दी, तो इसने मेरिडियन की लेंथ घटा दी, इतनी थी, इस मेरिडियन की लेंथ को इतना कर दिया, ठीक है, याद हो गया। फिर आती है मर्केटर प्रोजेक्शन, बनाई किसने थी, जर हेड एमर, इनको मर्केटर बोलते हैं, इनके नाम पे ही मर्केटर
नाम पड़ा। फिर इसमें चेंजेस किए गए थे एडवर्ड राइट ने, इन दोनों के नाम याद कर लेना। 69 1599 एडवर्ड राइट भाई राइट थे, ठीक है। मर्केटर में चेंज किए थे, मॉडिफाई किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन है क्योंकि इसको नेविगेशन के लिए पहले इंपॉर्टेंट था कि डायरेक्शन शुद्ध हो, ठीक है। उसमें डिस्टेंस होती, इसमें एरियास होता है। ये है ट्रू डायरेक्शन के लिए, नेविगेशन के लिए, वर्ल्ड मैप, एटलस के लिए, ओशियन करंट। ओशियन करंट में तो यार डायरेक्शन, विंड पैटर्न, इसमें भी यही यूज़ होगा। इसमें हमको एरिया थोड़ी चाहिए कि ओशियन करंट का एरिया चाहिए, इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेजरेशन कैसे होता है, 4 गुना एक्सेजरेशन 60, 13 गुना 131 85 डिग्री। इस कारण याद कर लेना कि इसमें पोल को नहीं दर्शाया जा सकता, पोल्स को नहीं शो कर सकते। ये हो गया इसकी कमियां। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेट सर्कल है ना, ये हो गया अर्थ। अर्थ को डिवाइड करने वाला एक ऐसा स्फीयर सेंटर से जो इसको 2 इक्वल भागों में, तो ये हो गया इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर है ना वो ग्रेटेस्ट सर्कल है, और जो बाकी लैटिट्यूड है ना वो शॉर्ट सर्कल है, ठीक है। एक आती है रंब लाइन, ठीक है। रंब लाइन है ना, जितने भी इक्वेटर हो गए, ये मेरिडियंस हो गए, इनको ना इक्वल एंगल पे कट करती जाएगी। ग्रेट सर्कल क्या है, शॉर्टेस्ट रूट होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये मैंने बता दिया ग्रेट सर्कल है। अगर इसको मैंने ऐसे बना दिया तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहेगी, ठीक है। इसके लिए अगर इसको मैंने ऐसे इंक्रीज किया है 2D प्लेन पे, तो ग्रेट सर्कल ऐसे 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 घूम के आएगा। और इसमें जो रंब लाइन होगी ना, ये जो लोक्सो ड्रम इसको बोलते हैं, ये इसकी डायरेक्शन सीधी रहेगी, ठीक है। ये क्या होता है लोक्सो ड्रम, लोक्सो ड्रम को इतना याद कर लेना कि ये जो हर मेरिडियन है ना, इसको भी अगर 45 पे काटा तो अगले को भी 45 पे काटेगा। ये लाइन है, ठीक है। एक्चुअल में करके दिखाता हूँ मैं। लोक्सो ड्रम, इसको 45 पे काटा, ठीक है। इसको भी अगले वाले को भी 45 पे काटना है, पर ये सीधा नहीं है तो इसको थोड़ा घूमना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगले वाले को काटना और घूमना पड़ेगा। तो ये रंब लाइन जो स्फीयर होता है ना अर्थ, उस पर एक्चुअल में सीधी नहीं रहती, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन्स है, याद कर लेना। सबसे ग्रेटेस्ट सर्कल इक्वेटर है। लोक्सो ड्रम जो रंब लाइन है वो मेरिडियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इनका यूज़ बता दिया कि मर्केटर पे ये याद रख लेना शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मर्केटर पे स्ट्रेट लाइन से शो नहीं होता। कारण मैंने बता दिया कि अगर ऐसे रहेगा तो स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको फिर मैंने सीधी स्ट्रेट लाइन कर दी, ये लैटिट्यूड्स ऐसे थे तो इनको मैंने स्ट्रेट लाइन कर दिया, तो ये ऐसे इसको घूम के जाना पड़ेगा। जो मैप है ना उस पर ग्रेट सर्कल ऐसे दिखेगा रूट, ओके, समझ गए। ये देखो एक्सेजरेशन, इस पे कहाँ पोल दिखेगा, ये पता है क्या करना है, जितनी इसकी चौड़ाई इंक्रीज की है ना डायरेक्शन शुद्ध रखने के लिए, अगर इक्वेटर इतना था, ठीक है, तो इसने इक्वेटर की लेंथ इतनी बढ़ा दी, तो इसने पता है क्या किया, इसने मेरिडियन थे इतनी थी लेंथ, इस मेरिडियन की लेंथ को भी उतना ही बढ़ा दिया, जितनी ये लैटिट्यूड की लेंथ बढ़ाई ना उतनी मेरिडियन की। इसमें इतना ही याद रखने वाला। फिर आता है कोनिकल, कोनिकल प्रोजेक्शन मिड लैटिट्यूड वाले रीजन के लिए, क्योंकि जो कोन होगा ना वो मिड लैटिट्यूड पे टच करेगा, ठीक है, एक ही जगह टच करेगा स्पेसिफिकली, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि इस लैटिट्यूड पे स्केल शुद्ध होगा, सभी चीज़ें इस जो एक स्टैंडर्ड पैरेलल है इस पे शुद्ध होगा, ठीक है। यही है सिंपल कोनिकल विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल। स्केल डिक्रीज टूवर्ड्स पोल, ठीक है। पैरेलल और मेरिडियन है ना इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे, ये सब में होता है, ठीक है। स्केल है मेरिडियन, मेरिडियन की लेंथ तो मैंने डिक्रीज नहीं की है ना। इन चीज़ों में ध्यान रखना कि मैंने किन किन जगह मेरिडियंस की लेंथ इंक्रीज डिक्रीज की है। मर्केटर में मेरिडियन की लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हुई है, ओके। इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में भी मेरिडियन, तुम उन जो मेरिडियंस पे कुछ फिनोमिना है तो वो कैसे दिखाएंगे, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, क्योंकि मेरिडियन वहाँ शुद्ध है, ओके। इसमें क्या करते हैं सूटेबल किसके लिए उसमें मैंने बताया था नॉर्थ टू साउथ, ये ईस्ट टू वेस्ट अगर कोई बॉर्डर है, यूएसए कनाडा का बॉर्डर हो गया, नर्मदा तापी रिवर हो गई, तो
उस के लिए कॉनिकल प्रोजेक्शन सूटेबल है, क्योंकि ये पता है जो लेटीट्यूड है ना उसकी लेंथ लगभग उतनी रखी है इसने, ठीक है। तो जो ईस्ट टू वेस्ट फिनोमेना है उनको दर्शाएंगे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो गया, ठीक है, जिसमें जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड ज़्यादा हो और नेरो हो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, ठीक है। फ्रांस स्पेन जैसे कंट्रीज़ हैं ये थोड़े ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, ऐसे इनकी डिस्टेंस कम है, तो इसको भी शो कर सकते हैं। सिंपल कॉनिकल में एक स्टैंडर्ड पैरेलल होता है, इसमें 35 ले लूँ 50 ले लूँ, इसमें एक स्टैंडर्ड पैरेलल लिया जाता है। 2 स्टैंडर्ड पैरेलल में 2 स्टैंडर्ड पैरेलल लिए जाते हैं। दूसरा अजम्पशंस माना जाता है कि यहाँ से लाइट आ रही है कुछ ऐसे, ये देखो क्योंकि टच तो अगर ये ग्लोब है तो इस पे कौन तो टच एक ही जगह। दूसरा हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसे लाइट आ रही है, तो ये 2 स्टैंडर्ड पैरेलल मान के चलेंगे, इनमें डिफरेंस कर लेना, इतने में काम हो जाएगा। ये क्या है, लार्ज सूटेड फॉर मॉडर्न नॉर्थ साउथ, जिसमें नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ज़्यादा हो ना, ठीक है, और ये पुअर है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड के लिए, इतना डिफरेंस याद रख लेना। कनाडा रशिया का बॉर्डर हो गया, ठीक है, कंट्रीज़ भी अगर कनाडा रशिया, क्योंकि इनका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट भी तो बहुत ज़्यादा है ना, उसके लिए 2 स्टैंडर्ड पैरेलल काम आएगा। लार्जर एरिया के लिए, स्मॉलर एरिया के लिए डिफरेंस आपको पता ही है, ठीक है। इसमें ना जो दो, इसमें तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड पैरेलल पे डिस्टेंस होती है, इसमें दोनों जगह स्टैंडर्ड पैरेलल पे डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये सिंपल कॉनिकल विथ 2 स्टैंडर्ड पैरेलल हो गया। अब आती है बोन्स प्रोजेक्शन। इसमें ट्रू अलोंग सेंट्रल मेरिडियन, जो एक मेरिडियन है ना ये सीधा रहेगा, बाकी क्राउड रहेंगे ऐसे, ये चीज़ याद रख लेना। किसने बनाया था, रिगबॉट बोन ने। इक्वल एरिया कॉनिकल प्रोजेक्शन है, बाकी वो इक्वल एरिया कॉनिकल प्रोजेक्शन नहीं थी। अगर बोले तो कॉनिकल प्रोजेक्शन इक्वल एरिया, तो जो मिड लैटिट्यूड रीजन पे इक्वल एरिया वाला डाटा शो करना हो तो वो बोन्स प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे। टोपोग्राफिकल सीट, थीमेटिक मैपिंग, एरिया प्रिजर्वेशन जहाँ पे क्रूशियल हो, ठीक है, जहाँ पे ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट मॉडरेट हो। ओके, ये इनके मैंने यूज़ बता दिए, याद रख लेना स्टैंडर्ड ये लाइन, ठीक है। इक्वल एरिया, 2 चीज़ें याद रखनी है, इसमें कुछ याद नहीं रखना, ओके। और इसमें जो है ना मेरिडियंस वो राइट एंगल पे कट नहीं कर रहे, जो इसका एक्चुअल में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो वैसी ही है। और ये इम्पोर्टेंट इसमें याद करने वाली इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, इतना याद कर लेना। डायरेक्शन जहाँ पे ये टच करा वहाँ मासूद होगी, ठीक है। जेनिथल प्रोजेक्शन आती है, इसमें क्या है, ये पोलर वाला रीजन हो गया, इसको कैसे शो करेंगे, तीनों टाइप की है, नोमोनिक प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक। इसमें क्या माना जाता है कि जो रेज आ रही है ना, प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, कोई सूरज की लाइट की किरणें आ रही हैं तो वो दूसरी जगह प्रोजेक्ट कर रही है, इसमें जो सेंटर से आती है लाइट, इसमें दूसरे पोल से आ रही है, ठीक है, इसमें माना जाता है कि इन्फिनिटी से लाइट आ रही है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। समझ गए डिफरेंस सबसे पहला तो, ओके। नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक, इनके बारे में डिफरेंस कर लोगे ना, इतना काफ़ी है। लाइट सोर्स सेंटर ऑफ द ग्लोब, सेंटर से आ रही है नोमोनिक में, ठीक है। स्टीरियोग्राफिक में अपोजिट पोल से आ रही है, इसमें इन्फिनिटी, ठीक है, पहला कर लिया। कंसेंट्रिक सर्कल वाइडली स्पेस्ड हो रहे हैं, ये देखो सर्कल है ना, ये लैटिट्यूड से है, ये दूर दूर स्पेस्ड है, इसमें मॉडरेटली, इसमें सबसे कम हो गए, ये देखो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इक्वेटर की तरफ, वो इसने पता है क्या किया, इसने इक्वल एरिया वाला प्रोजेक्शन का काम किया कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे इसने जो लैटिट्यूड है इनके बीच की स्पेसिंग कम कर दी है। शेप ऑर्थोमॉर्फिक सिर्फ इसमें होगी, ऑर्थोमॉर्फिक क्या है, ट्रू डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। डिस्टेंस सेंटर पे सही रहेगी, ठीक है। ये इक्वल एरिया पे हो, नॉट इक्वल एरिया, नॉट इक्वल, तो इसमें एरिया एक्यूरेसी ना पोल पे शुद्ध रहेगी अपने नोमोनिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। अब इनका नाम मेनली आता है यूज़ किसके लिए, ठीक है, जिसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव शो करना हो उसमें तो ऑर्थोग्राफिक हो गया, पोलर हेमिस्फीयर नेविगेशन के लिए, ठीक है, उसके लिए स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन यूज आएगी। स्मॉल पोलर एरिया है ना, जिसमें एरिया की इम्पोर्टेंस हो, ठीक है,
उसमें नोमोनिक प्रोजेक्शन यूज़ कर लेना है। इक्वेटर है ना, इसमें शो नहीं किया जा सकता, ये बात याद कर लेना। नोमोनिक प्रोजेक्शन ये मर्केटर की तरह ही है, जो मर्केटर है ना उसी तरह जेनिथल नोमोनिक प्रोजेक्शन है। और ये चीट टेबल मैंने आपके लिए बनाई है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। सिनुसॉइडल ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस होती है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना। ये बाकी तो लाइट के सोर्स से और ये मैथमेटिकल सोर्स से बनती है। फिर आता है हेस्यूर्स। हेस्यूर में क्या है कि ये पहले खोज किसने की थी, लेमन ने खोज की थी। तो ठीक है, इसमें होता है क्या है, अगर किसी एरिया हिल है तो उसकी स्लोप को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे। अगर ये इसकी स्लोप ज़्यादा है और ये प्लेट्यू वाला रीजन है, इसकी स्लोप कम है, तो इसमें क्या होगा, ये स्पेसिंग बढ़ती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस, और स्लोप का डिग्री कम होता जाएगा ना, पीक पे हाईएस्ट स्लोप होती है। तो यहाँ पे क्या है कि इसने जो स्पेसिंग और इनका आकार है ना वो छोटा कर दिया है। तो ये हेस्यूर के द्वारा हम शो करते हैं कि इससे मैं पता कर सकता हूँ कि कोई भी लीफ फीचर है ना तो वो कैसा है। अगर ये प्लेट्यू जैसा होगा तो ये दूर दूर स्पेसिंग होगी और इनका साइज भी बड़ा होगा। और इसमें क्या होगा, जहाँ पे स्लोप हाई रहेगी वहाँ पे पास पास करीब करीब रहेंगे ये, ठीक है। फिर आती है प्रोफाइल, इसको याद कर लेना कि स्पेसिंग पास में अगर हाई हिल है यार, ठीक है, ये सेंटर है, ऐसे ऐसे डॉटेड रहेंगे, जैसे जैसे दूर दूर स्लोप कम होता जाए। हेस्यूर है ना, लेमन ने खोज किया था। अब आना प्रोफाइल पे। प्रोफाइल में तीन टाइप की, एक तो होती है सीरियल प्रोफाइल, इसमें ना हर प्रोफाइल को अलग अलग शो करते हैं सीरियल में, ठीक है। जो सेकंड है सुपर इम्पोज, इसमें सारी प्रोफाइल को सुपर इम्पोज कर देना कि हम पास में खड़े हैं तो हर जो पार्ट है ना उसको आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आती है प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में ना पास वाली दिखेगी और जो हाईएस्ट है वो दिखेगी, ये बीच वाली नहीं दिखेगी। कंपोजिट में इन्फिनिटी तक यूज़ होता है, इन्फिनिटी में ना हम दूर से हाईएस्ट वाली प्रोफाइल ही देख पाते हैं, ये है कंपोजिट। और एक आती है लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, ये रिवर में यूज़ होती है कि रिवर को अगर हम शो कर रहे हैं तो किससे शो करें, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल से। फिर आता है स्ट्रोलर स्ट्रीम ऑर्डर, ठीक है। स्ट्रीम ऑर्डर में क्या होगा कि जो स्ट्रीम आ रही है, दो तीन स्ट्रीम मिलके एक मेजर स्ट्रीम बनाती है, तो ठीक है, ये हो गई वन, ये हो गई वन, ठीक है, मिलके बनाएगी सेकेंड ऑर्डर की स्ट्रीम। जब दो और दो मिलेंगे तो बनेगा तीन, तीन और तीन, तीन में एक मिल रहा कोई फ़र्क नहीं है, तीन में दो मिलेगा कोई फ़र्क नहीं है, जब तीन में तीन मिलेगा तो चार बनेगा। ये स्ट्रोलर का स्ट्रीम ऑर्डर है, नॉर्मली आ जाता है कि 2+2 3 बन जाएगा, ठीक है। अगर 2+1 है ना तो वो सेम ही रहेगा, सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डरिंग नंबर ले लेना। फिर आता है ट्रोपोग्राफिकल मैप्स, ठीक है, लार्ज स्केल मैप होते हैं, 50,000 के स्केल पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इन सीट को हम, इंडिया में चल रही है 1/4 डिग्री सीट, ठीक है, 50,000 पे जो स्केल पे है। इसमें क्या है कि 1 डिग्री है, आपको 4 बॉक्स मिलेंगे, 15 चौके 60, 1 डिग्री में 15 मिनट होंगे, तो ठीक है 15-15 के 4 बॉक्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसमें याद करने वाली क्या है कि मिलियन सीट ये 10 लाख है, 1 मिलियन, ठीक है। 4 डिग्री इतना याद कर लेना कि एक मैप में ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे 4 डिग्री ऐसे शो करेंगे एरिया को, ठीक है। तो इसमें जो मैपिंग है ना इनकी सीरीज़ का याद रख लेना कैसे, ये 55 लिख दिया तो सेकंड सीरीज में आएंगे ना डिग्री, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 1 डिग्री सीट भी बोलते हैं, ठीक है, 2.5 लाख। 55D, इसमें कंटूअर इंटरवल इंपॉर्टेंट है कि 100 मीटर पे जो कंटूअर इंटरवल नहीं होता हाइट के लिए, वो मेन कंटूअर इंटरवल 100 मीटर पे होगा। 1/4 डिग्री सीट जो हम नॉर्मली कॉलेज वगैरह में आपने देखी होगी वो 15 मिनट पे है, 15 चौके 60 मिनट होगी, 1 मिनट को इन्होंने 15 में डिवाइड कर दिया, ये 20 मीटर स्केल पे है। D1, यहाँ 55D, यहाँ /1 डाल देना। फिर अगले में साउथ वेस्ट, ये भी स्पेसिफिकली यूज़ नहीं हो रही पर आ सकती है कि ये कौन सी, इसका स्केल क्या रहेगा, ठीक है। 55D डिवाइड करते जाओ 4 से 4 से, ठीक है, इसको भी 4 से किया 75 के करीब आएगा, पर वो सूटेबल नहीं रहती, इसको 4 में इक्वली डिवाइड करने के लिए इसको 50,000 मान लिया है, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड किया है,
क्वार्टर डिग्री, डिग्री, मिलियन, सीट याद कर लेना और इनकी नंबरिंग क्या। फिर आता है थीमेटिक मैपिंग में टाइप्स। कोरोप्लेथ हो गया, डिसिमेट्रिक हो गया, आइसोप्लेथ हो गया। कोरोप्लेथ में कलर के द्वारा क्वालिटेटिव डाटा शो किया जाता है, ठीक है, एरिया बेस्ड। आइसोप्लेथ में आइसोलाइन हो गई, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है यही बता देता हूँ। डिसिमेट्रिक मैप में अगर यहाँ पे कोई पार्क है, बिल्डिंग हो गई, तो अगर हमको ये एक्यूरेसी के लिए अगर यहाँ पार्क है, यहाँ पे भी मैं डॉट मान दूंगा कि यहाँ पे डेंसिटी, एक डॉट डेंसिटी शो कर रहा है 10 पीपल की, ठीक है, पर यहाँ पे तो पार्क है एक्चुअल में, तो यहाँ कुछ चीज़ों क्यों सो। डेसिमेट्रिक वही काम करता है, रिफाइंड कोरोप्लेथ मैप है, मोर एक्यूरेसी के लिए एडिशनल लैंड और इनका फंक्शनल यूज है ना, इनको हटा देगा। ये बिल्डिंग वाले एरिया में अगर डाटा शो करना तो उन बिल्डिंग को रेड कर देगा, जो पार्क वगैरह हो गए, वाटर बॉडीज़ की जगह खाली छोड़ देगा अगर इसको ह्यूमन से रिलेटेड कोई चीज़ डाटा शो करना। यही डेसिमेट्रिक मैप का काम है, ठीक है। आइसोप्लेथ सेम लाइन के लिए होती है, ठीक है। ये डिफरेंस एक बार यूज देख लेना। राइस शील्ड और इसमें डेंसिटी एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट और लेक एरिया को, ठीक है। आइसो हाइट लाइन, आइसो लाइन्स की बात करूँ तो सबसे पहले कंटूर हो गया एलिवेशन के लिए, आइसो बात हो गया, ठीक है, डेप्थ के लिए, बेथीमेट्री नहीं बोलते हैं, आइसोक्लाइन एंगल और डिप के लिए, सेस्मल, ठीक है, अर्थक्वेक के लिए, फाइक्नोक्लाइन मैंने नाम बताया था डेंसिटी के लिए, ओशियन, आइसोथर्म इक्वल टेम्परेचर, इक्वल रेनफॉल के लिए, आइसो हाइट, ठीक है, आइसो हेल सनसाइन के लिए, ये याद रख लेना, ह्यूमिडिटी वाला याद रह जाएगा, आइसो बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आइसो नेफ याद कर लेना, इक्वल क्लाउड कवर, आइसो हाइट रेनफॉल के लिए, फाइक्नोक्लाइन ये मैंने बता दिया था किसके लिए, डेंसिटी के लिए, जो हमने उसमें देखी थी। इसके साथ मैंने इम्पोर्टेंट जो कार्टोग्राफी में क्वेश्चन बन सकते थे ना वो सारे करा दिए। अब आपको पता है इसको रिवाइज करना है, और कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जैसे इंडियन ज्योग्राफी है ना बहुत बड़ी है, उसको एक बार में कवर नहीं कर सकते। आपके पास दिन बचे हैं 4, ट्राई करो जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं और जो मैंने 70 पेजेस दिए हैं उनको 2 से 3 बार रिवाइज कर दो, ठीक है। क्या करना है, इनको रिवाइज करना है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं ऑलरेडी वो भी बढ़िया हैं, आप उनको रिवाइज करो बार बार। और इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन गलत नहीं करने, पॉपुलेशन से बनते हैं वो देखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनते हैं डैम वगैरह या फिर इनका डैम्स का एक मैप डाउनलोड कर लेना, नेशनल पार्क का मैप डाउनलोड कर लिया, जो पासेज है उसका एक बार देख लेना। फिर आते हैं मिनरल वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन से, इसके लिए मैं कहूँगा सुदर्शन गुजर सर की वीडियो देख लेना, आधे घंटे में आपका ऐसे डाटा याद नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार आप वीडियो देख लो अंदाज़ा लग जाएगा कि अच्छा आयरन है ना उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, कोयला का प्रोडक्शन उड़ीसा कर रहा है, ऐसे आपको डाटा याद रह जाएगा, ठीक है। ये काम करना, आपको ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए लास्ट के टाइम में, यही इम्पोर्टेंट है। जितना रिवाइज करोगे ना 2 से 3 बार, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कितना पढ़ रहे हो और कितना आगे और पढ़ोगे। और ट्राई करना जाने से पहले एक मॉक टेस्ट ज़रूर देके जाना, ठीक है। और अगर कोई फर्दर किसी टॉपिक पे कोई छूट गया है, समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए मेरे को कमेंट करके बता देना कि कुछ नोट्स चाहिए होता। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड फॉर फर्दर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल।